हम बोर्ड पर देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। ये इनकम टैक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा सैलरी चैप्टर से। पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए आप अपना फंड को मैनेजमेंट करते हैं। कहता है जब आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ आपका वेतन से आपका जो सैलरी में से कुछ निश्चित अमाउंट काट कर एक फंड में जमा कर दी जाती है और यह अमाउंट आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सेव करने के पर्पज से काटी जाती है। और जब भी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उस फंड पर उसके द्वारा जमा की गई राशि और उस पर ब्याज को जोड़कर उसको दी जाती है। और इस फंड में सिर्फ एम्प्लॉय के सैलरी से ही नहीं काटी जाती है, एम्प्लॉयर के द्वारा भी कुछ निश्चित अमाउंट इस फंड में जमा की जाती है। मतलब बेटा प्रोविडेंट फंड में कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के द्वारा भी और एम्प्लॉयर के द्वारा भी कुछ अमाउंट एक जो अकाउंट में जमा करते हैं उसी अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविडेंट फंड कहते हैं। और इस अमाउंट पर ब्याज के साथ जब वह एम्प्लॉय रिटायर होता है जोड़ के दी जाती है, या सर्विस काल में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को यह अमाउंट उसे दी जाती है। अब हम बात करें फंड को, तो यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर कि फंड को 4 कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं। कह सकते हैं कि 4 टाइप के फंड होते हैं, जिसमें हम आपको पहले 3 फंड के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। कहता है कि यह जो फंड होते हैं, कहता है कि फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे जाते हैं। साधारणतः ये सरकारी संस्थाओं में या अर्ध सरकारी संस्थाओं में, स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालय आदि में रखे जाते हैं। दूसरा जो मेरा फंड है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कहता है यह आयकर अधिनियम मतलब इनकम टैक्स एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आयकर कमिश्नर के द्वारा प्रमाणित फंड श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो फंड है मेरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यह कहता है यह वह फंड होते हैं न स्टैट्यूटरी होते हैं और न कह सकते रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत आते हैं। वैसे फंड को हम लोग अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ये 3 तरह की फंड देखे। और चौथा फंड कहता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह तीनों बेटा फंड प्राय जो सर्विस होल्डर होते हैं उन्हीं के द्वारा खोले जाते हैं। बट ये फंड पब्लिक, आम जनता, कोई भी व्यक्ति हो चाहे सर्विस में हो या नहीं है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में भी पैसा को जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टाइप ऑफ जो फंड को देखे हैं। अब मैं इसमें चर्चा करूंगा इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम बताए थे कि 3 तरह के फंड होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कहता है जब कोई व्यक्ति इस फंड का सदस्य होता है उसके आय में से, वेतन में से कटी हुई रकम जोड़ी जाती है। मतलब इस फंड में नियोक्ता के द्वारा दिया गया अनुदान, मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता के द्वारा दिया गया अनुदान और फंड के ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन में देता भी है कि वह एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रखता है और उस फंड में एम्प्लॉयर के द्वारा इतना अंशदान कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसके ब्याज से। तथा ऐसे कंट्रीब्यूशन और ऐसे इंटरेस्ट को कभी भी एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। बेटा एक बार फिर से बता रहे हैं, यदि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रखता है और उस फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है, कितना भी करे वह उसके बेसिक सैलरी में हम लोग नहीं जोड़ते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था
कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के तरफ से भी और एम्प्लॉयर के तरफ, दोनों के तरफ से राशि जमा की जाती है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से कोई आपका मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसी से ज़्यादा आपके बुक में क्वेश्चन भी रहेगा। यदि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रखता है और कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन अप टू 12% बाय एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर अपने तरफ से उसके वेतन का 12% तक कंट्रीब्यूशन करता है, उस केस में हम लोग कभी भी सैलरी में ऐड नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी 1,00,000 रुपया है पूरे साल का, 12% मतलब 12,000 रुपया आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया अपने तरफ से। यस अमाउंट को कभी भी आप अपने बेसिक सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, कंट्रीब्यूशन मोर देन 12%, यदि 12% से जितना अधिक जमा कर दे तो जितना एक्सेस 12% तक तो फ्री हो गया, मतलब आपका ऐड नहीं होगा। 12% से जितना एक्सेस होगा उतना परसेंटेज आपको क्या करेंगे, निकाल कर आपके बेसिक सैलरी में ऐड कर देंगे। इसलिए एग्जांपल एक ले रहे हैं कि लेट मान लीजिए टोटल आपका एनुअल सैलरी 2 लाख है। केस ए में कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 12%, एम्प्लॉयर के द्वारा उसके फंड में अपने तरफ से 12% राशि जमा की जाती है। इस केस में 12% तक तो हम लोग नहीं कर सकते बेटा उसके सैलरी में ऐड, क्योंकि उतना तक फ्री है, उतना तक एम्प्लॉयर कर सकता है। उतना करता है तो आपके लिए टैक्सेबल, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगला केस देखिए, कहता है कि बी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 15%, 15% राशि उसके फंड में जमा कर दिया। तो देखो बेटा 12% तक तो फ्री था, एक्सेस कितना जमा कर दिया, 3%। तो बेटा हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपया सैलरी था, 2 लाख का 3% कितना हो गया, 6,000। ये 6,000 उसके बेसिक सैलरी में ऐड होगा। फिर से बता रहे हैं कि यदि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रखता हो और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक हो, तब तो उसके बेसिक सैलरी में ऐड नहीं होगा। 12% से अधिक होगा उसके बेसिक सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। मैंने इसी वीडियो में बताया कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने तरफ से उस फंड में कुछ राशि काटकर जमा डिपॉजिट करती है, उस फंड पर ब्याज के साथ दिया जाता है। यदि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रखता है और उसके जमा राशि पर, मतलब उस फंड में जो भी पैसा जमा है 9.5% तक ब्याज मिला होगा, तो नॉट ऐड इन द सैलरी, उसको नहीं जोड़ेंगे। और कहता है कि इंटरेस्ट डिपॉजिट ओवर 9.5%, यदि 9.5% से अधिक, 9.5% से अधिक के रेट से ब्याज उसका जमा कर दिया गया होगा, तो 9.5% से जितना अधिक होगा ब्याज जमा होगा, उतना उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। सपोज डेट की मान लीजिए कि यहाँ एम्प्लॉयर 10% के दर से ब्याज जोड़ के दे दिया, तो बेटा 9.5% तक तो फ्री है। एक्सेस कितना दे दिया, 0.5। टोटल ब्याज जो भी हुआ उसका 0.5 निकाल कर जो आएगा वो आपके बेसिक सैलरी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर से को बता रहे हैं एक बार कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रखते हैं, 9.5% की रेट से आपके फंड पर ब्याज मिला होगा तो उसको नहीं ऐड करेंगे सैलरी में। 9.5% से अधिक होगा तो जितना एक्सेस होगा उतना क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तीसरा फंड हमने चर्चा किया था, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। इसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन या फंड पर दिया गया ब्याज से कोई मतलब नहीं है, कितना भी अंशदान करे, इसको कभी भी बेसिक सैलरी में हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ये आपका बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे बेटा। इसको हम इसी जगह क्लास को ओवर करते हैं। बाय।